गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कविता मेघ आए, जिसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अब हम थोड़ा सा लेखक परिचय ले लेंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। नई कविता के विख्यात कवि श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में 15 सितंबर 1927 ईस्वी को हुआ था। सन 1965 में इन्होंने दिनमान साप्ताहिक पत्रिका के उप संपादक के पद पर कार्य किया। इसके बाद इन्हें बच्चों की प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय मासिक पत्रिका पराग के संपादन की जिम्मेदारी मिली, जिसका अत्यंत सफलतापूर्वक वहन किया। सन 1983 में इनका आकस्मिक निधन हो गया, जो साहित्य जगत के लिए अपूरणीय क्षति थी। इनकी प्रमुख रचनाएं कांठ की घंटियां, बांस का पुल, गर्म हवाएं, एक सूनी नाव, कुआओं नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग काव्य संग्रह थे। पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल उपन्यास हैं। बकरी नाटक तथा लड़ाई कहानी। इन्होंने प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य भी लिखा। दिनमान में प्रकाशित चरखे और चर्चे स्तंभ के लिए इन्हें बहुत लोकप्रियता प्राप्त हुई। अब हम कविता का भावार्थ देखेंगे। आज जो हम कविता देखेंगे उस कविता में मेघ अर्थात वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है कि वर्षा ऋतु के आगमन से कितनी खुशियाँ उत्पन्न होती हैं, कितनी खुशियाँ मिलती हैं, और अगर वर्षा ना आए तो कितने दुख प्राप्त होते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि वर्षा ऋतु के समय जैसे ही वर्षा आती है वैसे ही किसान, खेत खलियान, पेड़ पौधे सभी लोगों के मन में एक प्रसन्नता का भाव उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर कवि ने बताया है कि मेघ आए बड़े बन ठन के सवर कर। जब आकाश में मेघ आते हैं तो मेघ अपने पानी खूब सारा अपने साथ भरकर लाते हैं और आकाश में काले बादलों के साथ छा जाते हैं। तो जब ये सब हवा देखती है तो आगे आगे नाचती गाती ब्यार चली, और जैसे ही मेघ आते हैं बरसने के लिए तैयार होते हैं वैसे ही बयार मतलब होता है हवा। तो हवा क्या कर रही है, आगे आगे नाचती हुई अब जोरदार वो भी नाच रही है, मतलब कि हवा तेज़ी से चलने लगी है। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। अब सभी लोगों ने जब ये देखा कि अब बारिश का मौसम आ गया अर्थात वर्षा ऋतु आने वाली, वर्षा आने वाली है, तो लोग अपने दरवाजे और खिड़की खोलकर देखने लगे। जब गली गलियारे में बाहर सभी जगह जहाँ देखो वहाँ सभी लोग अपने दरवाजे बंद रखते थे, अब खिड़कियाँ खोलकर क्या कर रहे हैं, खिड़कियाँ और दरवाज़ा खोलकर शीतल हवा का आनंद ले रहे हैं। पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के। पाहुन अर्थात होता है अतिथि, अतिथि अर्थात मेहमान, कि मेहमान ऐसा लग रहा हो कि मेहमान बहुत सालों के बाद शहर से गांव में आए। देखना कभी आप अगर कभी शहर से आप गांव की तरफ जाओगे तो गांव में जितने भी लोग काम काज करते हो, कोई खेती में काम कर रहा हो, कहीं पर भी कोई बैठा होगा, सभी की नज़र आपके ऊपर होगी। तो उसी प्रकार से यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे वर्षा ऋतु आने वाली है, और ऐसा लग रहा है जैसे कोई शहर से गांव में आया है, तो सभी लोग उसको देखने के लिए खड़े हो गए हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर कर। मेघ बहुत ही सुंदर रूप धारण कर कर आए हैं, जो सबके मन में प्रसन्नता का भाव लेकर आए हैं। पेड़ झुकाने लगे गर्दन उचकाए। पेड़ जो बहुत दिनों से ऐसे ही पड़े हुए थे, एकदम दुर्बल कमज़ोर हो गए थे, एकदम सूख गए थे, अब वो क्या कर रहे हैं, पेड़ अपने विनम्र भाव का अर्थात झुककर उनका स्वागत कर रहे हैं और कभी गर्दन उचकाकर देख रहे हैं
कि कहीं से बरसात तो शुरू नहीं हो गई और कहाँ ये वर्षा ऋतु आ रही है। ऐसे बहुत से लोग अपनी गर्दन उचकाकर देख रहे हैं। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। आंधी इतनी तेज चल रही है कि ऐसा लग रहा है कि एक छोटी सी बालिका अपना घाघरा उठाकर, छोटी सी बालिका जब चढ़िया चोली पहनती है तो उसका जो चढ़िया होता है कुछ लंबा सा होता है, तो छोटा बच्चा होता है तो क्या करता है, अपने वो घाघरे को ऐसे हाथ में दोनों हाथ से ऊपर उचकाती है, ऊपर की ओर उठाती है और ऐसा लगता है कि छोटी सी बालिका अपने घाघरे को उचकाए हुए आगे आगे भागने लगी है। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकाए घूंघट सरकाए। अब बाकी चितवन का अर्थ होता है तिरछी दृष्टि से देखना, तिरछी दृष्टि से देखना। तो नदी क्या कर रही है, तिरछी दृष्टि से किसे देख रही है, वर्षा ऋतु को देख रही। नदी भी सूख गई है, नदी को भी अब पानी चाहिए, तो नदी भी तिरछी दृष्टि से किसकी ओर देख रही है, वर्षा ऋतु की ओर देख रही है। जैसे ही वो आगे चलने को होती है नदी, वैसे ही ठिठकती अर्थात रुक जाना, वो फिर से रुककर तिरछी नज़र से वर्षा ऋतु को देखती है और जैसे ही वो देखती वैसे ऐसा लगता है जैसे अपने घूंघट को बार बार उठा रही हो, बार बार सरका रही हो। मेघ आए बड़े बन कर, और मेघ इतने सुंदर बनकर आ रहे हैं कि पूरे गांव के लोग, यहाँ तक कि हम मनुष्य की बात करें, किसान लोग, पेड़ पौधे वृक्ष, सभी लोग उनको देख रहे हैं। वो इतने सुंदर बनकर वर्षा ऋतु आ रही है। मेघ आए बड़े बन के, बड़े सुंदर बनकर मेघ हमारे सामने उपस्थित हो रहे हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। बूढ़े पीपल, जो हम कहते हैं कि सभी पेड़ पौधों में, सभी पेड़ वृक्षों में सबसे ज़्यादा अगर माना जाए तो पीपल और बरगद का पेड़ को मानते हैं। तो जो पीपल का पेड़, जब भी हवा चलती है तो पीपल का पेड़ बहुत तेज हिलने लगता है। तो बूढ़े पीपल ने भी आगे बढ़कर देख रहे हैं और जैसे ही उन्होंने देखा वर्षा ऋतु आ रही है तो जुहार अर्थात उनका स्वागत कर रही है और स्वागत करते उनसे कहती है, आओ आओ, बहुत दिनों के बाद तुम्हें हमारी याद आई। बरस बाद सुधी लिन्ही, बरस बाद अर्थात वर्षों बरस बीत गया, अब तुम्हें हमारी याद आई, इतने दिनों के बाद तुम यहाँ पर आए। बोली अकुलानी लता ओट किवार की। अब क्या बोल रहे, अकुलानी अर्थात व्याकुल होकर, लता भी बोल रही, लता अर्थात जो पेड़ पौधों के साथ चिपकी हुई होती है। तो बोले लता भी क्या बोल रही है, लता भी किवाड़ की ओट से अर्थात किवाड़ की आड़ में से देख रही है और व्याकुल होकर कह रही है, हाँ सही बात है, बहुत दिनों के बाद तुमने हमारी सुध ली। हरसाए ताल लाया पानी परात भर के। अब ताल, जो ताल तलैया बोलते हैं, वे भी एकदम सूख गए थे। बरसों के बाद वर्षा आई है, तो वर्षा जब आई तब तक तो नदी नाले पेड़ पौधे सभी कुछ सूख गए थे, तालाब भी एकदम सूख गया, उसके अंदर बूंद भर पानी नहीं रहा। और जैसे ही तालाब ने वर्षा ऋतु को आते हुए देखा वैसे ही हर्षाए अर्थात बहुत ज़्यादा खुश हो गए। अब तो जो तालाब रूपी परात है, परात अर्थात थाली, तालाब रूपी जो परात है, अब पानी भर भर के हमारे पास आएगा। तालाब ऐसा कह रहा है। मेघ आए बड़े बन ठन कर सबर कर। मेघ बहुत ही सुंदर बनकर आए हैं। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी। क्षितिज का मतलब होता है जहाँ पर आकाश और पृथ्वी दोनों मिलती हुई दिखाई दे, उसे हम क्षितिज कहते हैं। तो बोले क्षितिज की अटारी में ये जो पेड़ पौधे थे, जो पीपल था, ये सब लोग क्या कर रहे थे, वर्षा ऋतु से शिकायत कर रहे थे कि तुम इतने दिनों के बाद आए, तुमने हमारी सुध भी नहीं ली। तो क्या कह रही, दामिनी दमकी, दामिनी अर्थात बिजली भी चमक कर क्या कह रही, हाँ बात तो सही है, तो बिजली भी चमकने लगी है। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। अब जो दामिनी चमक रही थी, दामिनी चमकने का अर्थ होता है कि क्षमा मांगना। दामिनी चमकना अर्थात होता है बिजली चमक कर क्षमा मांग रही है
कि हमने आपको बुरा भला कहा, हमने आपसे कहा कि इतने सालों के बाद आए, हम आपसे रूठ गए थे, हम आपसे नाराज़ हो गए थे, लेकिन हमारा जो इंतज़ार था, इतना लंबा जो इंतज़ार था हमने जो आपके लिए किया था, वह इंतज़ार हमारा अब ख़त्म हो गया है। इसीलिए हम आपसे क्षमा मांग रहे हैं। क्षमा करो, गांठ खुल गई अब भरम की। भरम अर्थात अब इंतज़ार की हमारी जो हम जो आस लगाए बैठे हुए थे, वह आस हमारी अब ख़त्म हो गई है। इसीलिए अब हमें क्षमा कर दो। बांध टूटा जर्जर मिलन के अश्रु ठरके। बोलते हैं जिस प्रकार से प्रेम प्रेमिका वर्षों के बाद मिलते हैं तो वह मिलन के आंसू खुशी के आंसू होते हैं और उनकी आंखों में से झरझर बहने लगते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर वर्षा ऋतु से जो किसान, जो लोग पेड़ पौधे थे, ये सभी लोग उनसे बिछड़ गए थे। तो ऐसा लग रहा था जैसे ये सब अपने प्रेम प्रेमिकाओं का मिलन हो रहा है और यही मिलन से इनकी आंखों में अश्रु बहने लगते हैं। और ये अश्रु किसके होते हैं? ये अश्रु इनके खुशी के आंसू बह रहे हैं। मेघ आए बड़े बन-ठन के। मेघ बड़े ही सुंदर बनकर आए हैं, खूब सारा पानी अपने साथ लेकर आए हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये सभी जो मैंने मेघ आए भावार्थ समझाया सभी को समझ में आया होगा। अब हम इसी के साथ क्वेश्चन आंसर भी आज समाप्त कर देंगे। अब हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्वेश्चन आंसर में सेकंड कोटेशन देखेंगे। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, आगे आगे नाचती ब्यार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के। इसमें क नंबर का क्वेश्चन है। शहर से कौन अतिथि गांव आया है, उसके लिए बन ठन के और सवर के शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया है? तो आंसर है मेघ अतिथि स्वरूप शहर से गांव आए हैं। कवि ने मेघ के लिए बन ठन के सवर के शब्दों का प्रयोग किया है क्योंकि वे अपने साथ वर्षा एवं शीतल हवा लेकर आए हैं जो हमारे मन एवं शरीर को आनंदित कर देती है। ख नंबर देखेंगे। कवि ने हवा को किस रूप में चित्रित किया है और किस प्रकार? तो आंसर है कवि ने हवा को एक हर्षित बालिका के रूप में चित्रित किया है जो नृत्य कर रही है। कवि कहते हैं कि शीतल हवा के बहने से सारे खिड़की दरवाजे खुलने बंद लगते हैं जिससे ग्रामवासी शीतल हवा का आनंद ले सकें और शहर से आने वाले अतिथि अर्थात मेघ को निहार सकें। ग नंबर का क्वेश्चन है। गांव के दरवाजे खिड़की खुलने का क्या कारण है? हवा के आंसर है हवा के चलने से स्वतः खिड़की दरवाजे खुलने बंद होते लगते हैं, मानो ग्रामवासियों ने अपने घरों की खिड़कियां और दरवाजे खोल दिए जिससे वे शीतल हवा का आनंद ले सकें तथा शहर से आने वाले अतिथि को निहार सकें। ख नंबर देखेंगे। पाहुन शब्द का अर्थ लिखो। कवि ने किसे पाहुन कहा है? तो आंसर है पाहुन शब्द का अर्थ अतिथि और दामाद होता है। कवि ने मेघ के लिए पाहुन शब्द का प्रयोग किया है। आगे ड नंबर देखेंगे। कवि का मुख्य भाव लिखिए। कविता का मुख्य भाव लिखिए। तो आंसर है कवि ने वर्षा ऋतु का मनोहर चित्रण तथा वर्षा ऋतु का शब्द चित्र प्रस्तुत करते हुए मेघों को अतिथि या दामाद के रूप में माना है। कवि कहते हैं कि गांव के नर नारियों में अतिथि को देखने की उत्सुकता रहती है। वे उसका यथाशक्ति स्वागत करते हैं और अपने मन की बात करते हैं। वर्षा के आगमन के सुंदर रूप को प्रस्तुत किया है। आगे थर्ड नंबर का कोटेशन देखेंगे।
पेड़ झुक झाँकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरकाए, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। इसमें क नंबर देखेंगे, पेड़ अपनी गर्दन ऊंची कर क्या कर रहे हैं, कवि ने इस प्रकार का प्रयोग क्यों किया है? तो आंसर है, तीव्र हवा के आंदोलन से वृक्षों की शाखाएं झूमने लगी हैं। ऐसा लगता है मानो वृक्ष भी अपनी गर्दन ऊंची कर मेघ रूप में आए अतिथि को देखने के लिए तत्पर उठे हों। ख नंबर देखेंगे, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, पंक्ति का भाव स्पष्ट करो। तो आंसर है, वर्षा होने से पूर्व कभी कभी तेज आंधी भी चलने लगती है, वातावरण धूल दूषित हो उठता है। कवि कल्पना करते हैं कि उल्लासित होती हुई बाला अपना लहंगा हाथ में पकड़कर दौड़ रही हो। ग नंबर, बाकी चितवन किस व्यक्ति की है, उसने घूंघट क्यों हटा दिया है, स्पष्ट करो। बाकी चितवन कोई नदी रूपी बालिका प्रतीत होती है, जो अपना लहंगा हाथ में पकड़कर रुक रुक कर दौड़ रही है। उसने अपना घूंघट बाहरी वातावरण की अनुपम शोभा को निहारने के लिए उठाया है। घ नंबर देखेंगे, आकाश में मेघों के आच्छादित होने पर प्राकृतिक में क्या परिवर्तन हुए, इस पद्यांश के आधार पर लिखो। तो आंसर है, मेघों के आने पर ऐसा लगता है कि प्रकृति खिल उठी है, ठंडी हवा बहने लगी है, तीव्र हवा के आने से शाखाएं झूमने लगी हैं, और कवि यह भी कहते हैं कि वर्षा के आने से नदी जल से भर जाती है, मानो बालिका रूपी नदी घूंघट उठाकर वातावरण की शोभा को निहार रही है। कोटेशन नंबर 4, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी। दामिनी का मतलब होता है बिजली। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, भरम अर्थात इंतज़ार की। बांध टूट झरझर मिलन के अश्रु ढरके, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। का नंबर देखेंगे, इसमें क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी पंक्ति का भाव स्पष्ट करो। तो आंसर है इसमें, इस पंक्ति में कवि ने धरती और बादलों के रूप में नायिका व नए मेहमान का मिलन बड़े ही चित्रात्मकता के साथ किया है। बादलों के आने पर बिजली का चमकना, मेहमान के आने पर नायिका का तन व मन सौंदर्य से चमकने लगता है। बादलों का बरसाना धरती और बादलों का मिलन है। इस प्रकार नायिका और मेहमान का मिलन भी है। ख नंबर देखेंगे, किस व्यक्ति को क्या भ्रम था, उसका भ्रम कब समाप्त हुआ और उसने क्या कहा। तो आंसर है, इस पंक्ति में पृथ्वी बादलों से क्षमा करने को कह रही है। उसे यह भ्रम था कि बादल नहीं बरसेंगे। धरती और बादलों के बीच की बाधा तब समाप्त हुई जब बादल गड़गड़ाते हुए तीव्र गति से बरसने लगे। पृथ्वी बादल की इस भ्रम के लिए क्षमा करने को कह रही है। ग नंबर देखेंगे, किन दो प्राणियों के मिलन का प्रसंग इस
पद्यांश में है। उन्होंने अपना प्रेम किस प्रकार व्यक्त किया? तो आंसर है नायक नायिका के मिलन का प्रसंग इस पद्यांश में है। नायिका ने अतिथि के लिए अपना प्रेम क्षमा मांगते हुए व्यक्त किया है और कहा है कि मुझे क्षमा कर दो, तुम्हारे अर्थात मेघ कभी न आने का भ्रम अब समाप्त हो गया है। उनके नेत्रों से खुशी के आंसू प्रवाहित हो रहे हैं। घ नंबर देखेंगे, वर्षा ऋतु के आगमन पर प्राकृतिक में क्या क्या परिवर्तन दृष्टिपथ में आते हैं? कविता के आधार पर लिखो। तो ये हमारा सेमेस 3 का घ, कोटेशन नंबर 3 का घ अर्थात 4 नंबर का है, वही आपको यहाँ लिखना है। ड नंबर देखेंगे, वर्षा ऋतु के आगमन पर भीषण गर्मी से तृप्त धरती को और प्राणियों को किस प्रकार राहत मिलती है? अपने विचार लिखो। तो आंसर है वर्षा ऋतु के आगमन पर भीषण गर्मी से तृप्त धरती को शीतल हवा का एहसास होता है। नदी अपने प्रवाह को रोककर ठिठक सी जाती है। बूढ़ा पीपल झुककर बादलों को प्रणाम करता है। दरवाजे खिड़कियों खुल जाती हैं। चारों ओर हरियाली छा जाती है। सूखे तालाब भी लंबी प्रतीक्षा के बाद मेघों का स्वागत करते हैं। प्राणियों को राहत मिलती है। 4 नंबर देखेंगे, वर्षा किसान के लिए किस रूप में लाभदायक है तथा हानिकारक है? तो हम पहले लाभ देखेंगे कि वर्षा के कारण सूखी नदियाँ जल से ओत-प्रोत हो जाती हैं, चारों तरफ हरियाली छा जाती है और किसानों के घर में खुशहाली आ जाती है। वर्षा किसानों के लिए अच्छी फसल उगाने में लाभदायक होती है। वर्षा के आने से भीषण गर्मी का अंत होता है तथा प्रकृति खिल उठती है। वर्षा ऋतु के दौरान साग सब्जी की फसल ज़्यादा मात्रा में होती है। अधिक वर्षा ऋतु से यह हानि होती है कि अधिक मात्रा में फसलें खराब हो जाती हैं। गोदाम के गोदाम पानी में डूब जाते हैं। गांव के गांव पानी में बह जाते हैं। किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। अब यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर भी समाप्त हुए। आपको कविता का भावार्थ भी अच्छी तरह से समझ में आया होगा और क्वेश्चन आंसर भी आपको सभी को समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो मेरी वॉइस वाला मैंने रिकॉर्डिंग किया है, वॉइस वाला, उसे आप समझकर लिख लेना। उसकी आवाज़, मेरी आवाज़ के अनुसार आप क्वेश्चन आंसर लिख लेना। जहाँ तक मैं लिखवा रही हूँ वहाँ तक आपको पूरा कंप्लीट करना है। आपकी वर्कबुक में आपको पूरा लिखना है। जितना भी हमारा यहाँ ऑनलाइन में हो रहा है आपको सब कुछ अपनी नोटबुक या वर्कबुक के अंदर लिख कर रखना है। चलिए, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अस्तु, धन्यवाद।